तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही किसी कीमत पे जाना है आप लोगों को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको जरूर से ईमानदारी से याद करके ही जाना है। ठीक है, ईमानदारी से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर पहला मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन प्रश्न नंबर पहले स्टार्ट करने से बता दूं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बारे अत्यधिक बारे प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सत्ता की जो साझेदारी है, उस सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है, उस पर आपको एक तर्क देना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए किस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे और जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। प्रश्न यह है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, टकराव का अंदेशा क्या होता है, कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये चीज़ है। पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए क्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद करते चलना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव का अंदेशा क्या होता है, वो कम हो जाता है। पहली पॉइंट आपको लिखना ही जरूरी है। और ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का क्या कर लेता है, ये रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना और राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है, इसलिए बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को हम क्या करते हैं, बाकी सभी पर योजना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसलिए सत्ता की साझेदारी क्या है, जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी ठीक है। तो इतने कंडीशन हैं, ये कंडीशन आपको पूरा लिखना है, तब मालूम चलेगा एग्जामिनर को कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। पूरा फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, जितना हमने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है, जिस प्रकार मैंने लिखा है उसी प्रकार आपको लिख कर और याद करके एग्जाम में जाना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है उससे आप क्या समझते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है वो क्या है। तो देखिए उत्तर में किस प्रकार आपको लिखना है कि श्रीलंका के सिंहली, क्या लिखा है, श्रीलंका के सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है, श्रीलंका के जो सिंहली समुदाय के नेता थे वो अपनी बहुसंख्या के बल पर क्या किया, शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, अपना शासन बनाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के सिंहली समुदाय की जो प्रभुत्व है वो कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिषद् के तहत कई कदम उठाया। ये चीज़ कह रहा है। इसे कहते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से क्या समझते हैं। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ये चीज़ है कि श्रीलंका के सिंहली जो समुदाय के नेता थे वो क्या सोचें कि बहुसंख्यक के बल पर वो अपना शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से क्या हुआ कि लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार के सिंहली समुदाय के प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिषद् के तहत कई कदम उठाया हुआ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जिस प्रकार लिखा उस तरह लिख के आपको तैयार करके जाना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसे जरूर से याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सिल्क मार्ग क्या है, सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया। सिल्क मार्ग
सिल्क मार्ग, जो सिल्क रास्ता है, सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया? तो आइए जान लेते हैं। तो लिखा है सिल्क मार्ग, क्या लिखा है? सिल्क मार्ग वह मार्ग था, सिल्क मार्ग वह मार्ग था जिसके द्वारा चीनी रेशम का व्यापार होता था। सिल्क मार्ग वह मार्ग था जिसके द्वारा किसका व्यापार होता था? चीनी रेशम का व्यापार होता था। यह मार्ग जमीन और समुद्र, यह मार्ग जमीन और समुद्र दोनों में थे। जो सिल्क मार्ग था ये जमीन में भी था और कहाँ? समुद्र में, दोनों में था। और इन मार्गों ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन मार्गों ने विश्व को जोड़ने में क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो निम्नलिखित थी। जो क्या? निम्नलिखित है। अब कौन कौन था? तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए, ये मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ते थे। जो ये मार्ग था वो एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ किसको जोड़ा? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ते थे। दूसरा पॉइंट लिखिए यहाँ पे कि इन मार्गों द्वारा, मतलब इन रास्तों द्वारा, इन मार्गों द्वारा रेशम के साथ साथ चीनी, पाटरी का भी निर्यात होता था। साथ ही भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े, मसाले और चीन व विश्व के अन्य भागों में जाते थे। ठीक है, 2 पॉइंट। ठीक है, तीसरा इसका कारण क्या था? तीसरा यह था कि यहाँ मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। इन सामानों की कीमत द्वारा सोने व चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। इन सामानों की जो कीमत थी उनको किसको? सोने व चांदी के रूप में क्या की जाती थी? चुकाई जाती थी। और चौथा पॉइंट है कि इन मार्गों द्वारा, मतलब इन रास्तों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। क्वेश्चन नंबर, अरे उसका 5वां पॉइंट लिख लीजिए कि बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म इसी मार्ग द्वारा ही संभवतः विश्व के अन्य भागों में फैले। ठीक है, इसी मार्ग से जो बौद्ध धर्म था, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म भी इसी मार्ग के द्वारा विश्व के अन्य भागों तो क्या हुए? गए और फैले और वहाँ पे अपना प्रचार प्रसार किए अपने धर्म का। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर तीसरा था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संभावित संसाधन तथा विकसित संसाधन में अंतर बताइए। संभावित संसाधन तथा विकसित संसाधन में क्या पूछा है? अंतर बताइए। आइए जानते हैं संभावित संसाधन क्या होता है। हेडिंग डालेंगे संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं, परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग, भारत के कहाँ भाग? पश्चिम भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाओं के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं संभावित संसाधन। ठीक है, जो कि प्रदेश में विद्यमान तो हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि भारत व पश्चिम भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में जो पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन तो है लेकिन इसका उपयोग नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है संभावित संसाधन उसे कहते हैं। दूसरा विकसित संसाधन, देखिए विकसित संसाधन क्या होता है ये जान लेते हैं। तो विकसित संसाधन उसे कहते हैं, देखिए लिखा है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की जो गुणवत्ता और मात्रा वो क्या की जा चुकी है? निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है।
ठीक है। तो इसे बोलते हैं विकसित संसाधन। तो एक साइड हेडिंग डाल के विकसित संसाधन लिख लेना है और ऊपर से आपको संभावित संसाधन लिख लेना है ताकि अंतर आपको दोनों को स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीव आरक्षित क्षेत्र जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जीव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य जीव जंतुओं को क्या संरक्षण प्रदान किया जाता है, जीव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। इनके क्षेत्रों के निर्धारण द्वारा जीव जंतुओं तथा वनस्पति की उनकी प्रजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जो क्या होता है दुर्लभ या संकटग्रस्त है, जो कैसा है दुर्लभ और संकटग्रस्त है। हमारे देश में जीव जंतुओं और जैव विविधता के संरक्षण हेतु इस प्रकार के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण पे उत्तराखंड में नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो मतलब जो क्वेश्चन इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता कि आप तुरंत याद कर लेंगे, इससे आपको शांति से पढ़ना पड़ेगा। देखिए सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय कि इसमें कोई क्लू नहीं है ना कि आप फार्मूला आप लगा देंगे, चाहे कोई कंसेप्ट है विज्ञान का आप पकड़ लेंगे। इसमें आप लोगों को थ्योरेटिकल जैसे दे दिया कि जीव आरक्षित क्षेत्र चाहे बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा रहेगा। तो इसलिए इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ेंगे, इसमें से कंसेप्चुअल चीज़ ढूंढेंगे, क्या मुझे याद करना है, किस प्रकार याद करना है, ठीक है। वो चीज़ आप लोग अपने तरीके से याद करके अपने दिमाग में जिस प्रकार आपको सुविधा लगे इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों को आप लोगों को अपने तरीके से जो भी आपका तरीका हो याद करने का वैसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने टोटल कितने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए आप लोगों को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।